बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। 2020 के दिल्ली दंगों में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। बड़ी अपडेट साझा कर रहे हैं आपके साथ में। 7 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। उमर खालिद, शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तो वहीं जमानत याचिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। उमर खालिद, शरजील इमाम को नहीं मिली है बेल। बाकी 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। आरोपियों पर कई धाराएं लगी हैं। कोर्ट ने जमानत की मांग ठुकराई थी। याचिकाकर्ता लंबे समय से हिरासत में है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट के कुछ बयान भी सामने आए हैं, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, हमने पुलिस की जो दलीलें हैं उनको भी तरजीह दी है, जगह दी है। संविधान में जीने का अधिकार कानून से ऊपर नहीं है। पुलिस ने यूएपीए कानून का हवाला दिया है और यूएपीए कानून सिर्फ आतंकवाद तक सीमित नहीं है। सभी आरोपियों की भूमिका एक जैसी बिल्कुल भी नहीं है। तो उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। उमर खालिद का नाम बीते 2 दिनों से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। उमर खालिद और शरजील इमाम दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपियों में से एक, जिनको बड़ा झटका लगा है। बहुत ही उम्मीदों के साथ सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर खटखटाते नजर आए थे ये दोनों ही, लेकिन फिलहाल इनको बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। अमित, क्या कुछ अपडेट है? तो चलिए, अमित की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच आपको बता दें कि जोहरान ममदानी ने भी न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही सबसे पहले उमर खालिद का जिक्र किया था, जिसके बाद सियासत के केंद्र में उमर खालिद दोबारा आ गए थे। उमर खालिद की फिक्र ममदानी ने जताई थी, जिसके बाद भारत ने दो टूक अपने मसलों को ध्यान में रखते हुए काम करने की सलाह जोहरान ममदानी को दी थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका शरजील इमाम और उमर खालिद दोनों को ही लगा है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। एनएच परियोजना बैठक में शामिल होंगे। थोड़ी देर में भारत मंडपम में बैठक होने वाली है। नितिन गडकरी की अध्यक्षता में होगी समीक्षा। तो ये बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। थोड़ी देर में भारत मंडपम में बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। एनएच परियोजना बैठक में शामिल होंगे और थोड़ी देर में भारत मंडपम में बैठक का आयोजन होने वाला है, जिसमें नितिन गडकरी अध्यक्षता करेंगे। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एनएच परियोजना में बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे।
तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में जल्द ही सनातन नगरी की घोषणा होने वाली है। हरिद्वार ऋषिकेश को सनातन नगरी घोषित करने की तैयारी की जा रही है। हरिद्वार ऋषिकेश कुंभ क्षेत्र घोषित की जाएगी सनातन नगरी। हर की पैड़ी के साथ में 105 गंगा घाटों पर नए नियम लागू होंगे। गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगने वाला है। धार्मिक परंपराओं को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, हरी झंडी दिखा दी है। देश में पहली बार एक समान धार्मिक बायलॉज लागू। तो ये बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। देश में पहली बार एक समान धार्मिक बायलॉज लागू होंगे। उत्तराखंड में जल्द ही 2 शहरों को सनातन नगरी घोषित किया जाएगा। हर की पैड़ी के साथ ही 105 गंगा घाटों पर ये धार्मिक बायलॉज लागू होंगे। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में रजनीश दीक्षित जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से लाइव। रजनीश, ये पहल इसको किस तरीके से देखा जाए जिसमें 2 शहरों को सनातन नगरी घोषित किया जाएगा और उसके साथ ही अन्य धर्मों के लोगों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित किया जाएगा, ये कितना सक्सेसफुल हो पाएगा? क्योंकि ऋषिकेश की बात मैं करूं, हरिद्वार की मैं बात करूं, तो ये शहर ऐसे हैं जिसमें कई लोगों का आवागमन है, कई लोग यहाँ पर रहते भी हैं। ये जो प्रावधान है, जो बायलॉज है, ये सिर्फ घाटों के लिए होंगे या फिर पूरे कंप्लीट शहर के लिए? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि सनातनी परंपरा को लेकर ये जो बायलॉज में संशोधन करने की चर्चा चल रही है, कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई हरिद्वार में, जिसमें धार्मिक जो संतों ने फैसला ये लिया गया कि जो आगामी कुंभ है, इस कुंभ में ये कहा गया है कि हर की पौड़ी समेत 105 घाट ऐसे हैं जिन घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया जाए, जिसको लेकर उनकी सैद्धांतिक सहमति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी हुई। कल सीएम दिल्ली पहुंचे हुए थे, दिल्ली में चर्चा हुई, उनसे पत्रकारों ने पूछा क्या गैर हिंदुओं का अब कुंभ नगरी में प्रवेश वर्जित कर दिया जाएगा, तो उन्होंने बताया मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए कि देखिए संतों से उनकी चर्चा चल रही है, बायलॉज को लेकर वो नियम कायदा कानून देखेंगे, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर मूक सहमति जरूर सीएम की भी इस फैसले पर नजर आई। मैं आपको बताऊं पूजा, ये ऐसा फैसला होगा कि हर की पौड़ी समेत ऋषिकेश जो योग नगरी है और जो धर्म नगरी है, यहाँ के देवत्व को बनाए रखने को लेकर ये फैसला लिया गया है और बायलॉज में संशोधन करने की बात की जा रही है कि 105 घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया जाए। और इसके पीछे का जो लॉजिक है वो यही है कि जो लोग गैर आस्था के साथ यहाँ पहुंचते हैं वो कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। जो लोग आस्था के साथ यहाँ स्नान करते हैं उनको बदनीयत से देखते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो संतों का जो फैसला है, इसका हरिद्वार के लोग गर्मजोशी से स्वागत भी कर रहे हैं, योग नगरी के लोग भी स्वागत कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। लेकिन सरकार इस पे क्या हस्तक्षेप करती है, किस तरीके से निर्णय लिया जाता है, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बहरहाल ये जो संतों की पहल है, ये पहल है शुचिता को बनाए रखने को लेकर। खास तौर पर जो आस्था की नगरी है, वहां पर जो गैर आस्थावान लोग जो सिर्फ माँ गंगा को एक नदी के रूप में, पिकनिक स्पॉट के रूप में देखते हैं, जो है वो रेव पार्टी करने की बात हो, तो उनको ये सिर्फ जल नहीं नजर आना चाहिए। इसमें ये आस्था का जो समागम है, माँ गंगा की जो रेती है उसके नीचे उसके पड़ोस में जो भी पूरा आह्लादित माहौल है जो सनातन परंपरा का, उस माहौल को, उसके साथ जो खिलवाड़ करने वाले लोग हैं उन पे अंकुश लगाने को लेकर इस पहल को देखा जा रहा है। पूजा, बिल्कुल रजनीश, देखिए मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, अभी ये कहा जा रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर या यूँ कहें कि एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर स्टार्टिंग में लॉन्च किया जाएगा, तो क्या ये माना जाए कि कुछ समय के बाद इसमें कुछ जो प्रावधान है, कुछ जो बायलॉज हैं उनको विड्रॉ भी किया जा सकता है या फिर कुछ एड ऑन भी किया जा सकता है जैसे ज़रूरत महसूस होती है? देखिए जो संविधान है वो सबसे सर्वोपरि है। संविधान में सभी को अपने इष्ट देवता की पूजा करने का अधिकार है। तो वो संविधान की जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार का भी हनन नहीं होना चाहिए, उसको भी देखा जाएगा। फॉर अ टाइमिंग मान लिया जाए, जो कुंभ होना है, कुंभ के समय में जो कुंभ मेला होना है, आस्था का संगम होना है, देश दुनिया से लोग यहाँ पहुंचेंगे, तो उसमें गैर हिंदू भी होते हैं, तो ये फैसला आसान नहीं होगा। मान लीजिए ईसाई
धर्म से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति माँ गंगा में डुबकी लगाना चाहता है तो उसको आप कैसे रोकेंगे? ऐसा नहीं है सिर्फ मुस्लिम ही यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा जटिल सवाल है। इसमें कैसे आप बायलॉ संशोधित करेंगे, किन लोगों को आप परमिट करेंगे? क्योंकि अभी हमने देखा जो पिछला कुंभ हुआ प्रयागराज में, वहां देश विदेश तमाम लोग पहुंचे, गैर सनातनी भी पहुंचे, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो भी पहुंचे, उन्होंने भी माँ गंगा में आचमन किया और स्नान किया। तो ऐसे उनको लाभ से कैसे वंचित किया जा सकता है? बिल्कुल, हमारे साथ में बने रहिए रजनीश। आगामी खबरों पर आपकी जरूरत होगी, आपका रुख मैं वापस से करूंगी। इस बीच देखिए हल्द्वानी से इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बीजेपी पार्षद ने युवक को गोली मार दी है। होटल की रैकी करने का शक हुआ और बहस के बाद घर के बाहर फायरिंग की गई है। दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी पार्षद और संगठन पदाधिकारियों पर आरोप है। नितिन लोनी को लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। आरोपी बीजेपी पार्षद को तुरंत हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद करी है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बड़ी अपडेट। तो घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पुलिस बल तैनात किया गया है। हालातों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रजनीश जुड़े हुए हैं हमारे साथ में लगातार। रजनीश, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्यों आक्रोश देखने को मिला? क्या कुछ पुरानी रंजिश पहले से चल रही थी या फिर ये हीट ऑफ मूवमेंट में हुआ है? देखिए पूजा, मैं आपको बताऊं, ये जो घटना है ये दिन दहाड़े की घटना है। बीजेपी के पार्षद और पदाधिकारी भी हैं जिन्होंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से लोहनी को गोली मार दी है। गोली मारने की जो शुरुआती वजह निकल के सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि होटल की रेकी करने का आरोप था। लेकिन इसके अलावा जो पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है, एसएसपी नैनीताल का कहना है कि इस पूरे मामले पर हम सभी एंगल्स पे पड़ताल कर रहे हैं। गन शॉट इंजरी कर दे, रिवॉल्वर से गोली मार दे, वो भी अपने लाइसेंसी हथियार से। तो कुल मिलाकर इसके अंदर ये कहना है कि कई जो एंगल्स हैं कि क्या कोई पुरानी रंजिश थी उसको लेकर, या क्या इनके पीछे कोई षड्यंत्र की बू आ रही उसको लेकर, तो पड़ताल की जा रही। लेकिन बहरहाल ये घटना अपने आप में चौंकाने वाली है। जिस तरीके से दिन दहाड़े घटना घटी है उसके बाद से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि वहां पे पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि 100 को पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। लाइसेंसी रिवॉल्वर जब्त कर ली गई है। इसके साथ ही जो आरोपी सभासद है, पार्षद है, उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है इस पूरे मामले में। हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ देहरादून से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर शिकंजा। शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता के स्कूलों पर कार्रवाई की है। रुद्रप्रयाग में 69 स्कूलों को शिक्षा विभाग ने नोटिस भेजा है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। बिना मान्यता प्राप्त स्कूल संचालित करने पर नोटिस जारी हुआ है। स्कूलों को औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग ने निर्धारित की है 15 दिन की समय सीमा। छात्रों के भविष्य से कोई समझौता नहीं, कोई खिलवाड़ नहीं। शिक्षा विभाग ने 15 दिनों की मियाद तय की है। छात्रों के भविष्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये कहना है शिक्षा विभाग का। देहरादून से ये बड़ी अपडेट। बिना मान्यता चल रहे स्कूलों पर शिकंजा। शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कार्रवाई की है। रुद्रप्रयाग की बात करें तो 69 स्कूलों को शिक्षा विभाग ने नोटिस भेजा है। और इस बीच इन स्कूलों को अपने कागज पूरे करने के, मान्यता की तमाम जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए 15 दिनों की समय सीमा, या यूं कहिए कि 15 दिनों की मियाद दी गई है कि अपने कागज आप पूरे कीजिए। बच्चों की भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रुद्रप्रयाग में 69 स्कूलों को शिक्षा विभाग ने भेजा है नोटिस। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। मदन सिंह ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। मदन, क्या कुछ अपडेट है?
पूजा देखिए, उत्तराखंड जो है शिक्षा का हब माना जाता है और मुख्य उत्तर प्रदेश की ग्रामीण शिक्षा के लिए पूरी तरीके से समर्पित भी है। तमाम नियम कायदे शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए हैं, ताकि जो उत्तराखंड की एक जो पहचान है वो बनी रहे और वही जो बच्चों का स्तर है वो भी बढ़े। तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में ये कवायद चली गई है कि उन स्कूलों को चिन्हित किया जाए जहां पर जो बिना मान्यता प्राप्त चल रहे हैं, और तमाम ऐसे स्कूल हैं जो शिक्षा विभाग की गाइडलाइन है जो उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उनपे कार्रवाई के लिए अब शिक्षा विभाग तत्पर दिखाई दे रहा है। और उसी के चलते जो है रुद्रप्रयाग में ये एक्शन भी लिया गया है कि 69 स्कूल ऐसे थे जो कि बिना नियम कायदे के चल रहे हैं और जिनकी मान्यता नहीं है, उनको सीधे तौर पर नोटिस किया गया है कि 15 दिन के अंदर वो जो भी इसकी कार्रवाई, जो भी नियम कायदे उसको पूरा करे। उसके बावजूद ही जो है वो चला सकेंगे, नहीं तो स्कूल को जो है सील करने की बात सामने कही है। और ये कवायद पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है। सभी जिलों में जो है स्कूलों की छानबीन चल रही है। देखा गया है कि तमाम स्कूल अपनी मनमानी करते हैं, वो चाहे फी को लेके है, चाहे अन्य तमाम ऐसे नियम स्कूल बनाते हैं जो कि अपने हिसाब से स्कूल चलाते हैं। लेकिन इस तरीके से उत्तराखंड में नहीं चलेगा, ये सीधे तौर पर निर्देशित किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा भी। और शिक्षा विभाग में भी जो है पूरी तरीके से कमर इसमें कस ली है। और पूरे राज्य में ये छानबीन चल रही है। और जिस तरीके से ये नोटिस दिया गया है, हमने देखा कि विगत दिनों में जिस तरीके से मदरसों को नोटिस दिए गए थे कि तमाम ऐसे मदरसे थे जो कि बिना नियम कायदे के चल रहे थे, उनको उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई। तो उसी क्रम में जो है अब जो तमाम स्कूल ऐसे हैं जो बिना नियम कायदे के चल रहे हैं या जिनकी मान्यता नहीं है, उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अब जो है इसकी कार्रवाई कवायद शुरू हो गई है। और सीधे तौर पर यह आदेशित किया गया कि 15 दिन के अंदर अगर अपने जो भी नियम कायदे उसको पूरा नहीं किया जाएगा तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जी। बहुत शुक्रिया मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में हरिद्वार में शिव मूर्ति चौक से हर की पैड़ी तक विशाल पैदल मार्च निकाला गया। रावत ने सरकार और एसआईटी पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इस मामले में संलिप्त वीआईपी का नाम जानबूझकर छिपाया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि आखिर शुरुआत में ही अज्ञात वीआईपी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की गई। कांग्रेस अब इस नाम को उजागर करने के लिए प्रदेश व्यापी आंदोलन की तैयारी कर रही है। तरीके से जनता के बीच में जा रही है और जनता खुद जोड़ रही है। ये तो एक बड़ा भारी एक जन अभियान का रूप ले रहा है। लोग अब मानने वाले नहीं है। लोग चाहते हैं कि अंकिता के हत्या से जुड़े हुए जो कुछ नए नाम सामने आ रहे हैं और वो नाम अंकिता ने अपने मरने से पहले, हत्या से पहले के बयान में जो कुछ कहा था और कि एक वीआईपी आ रहा है उसको विशेष सेवा देने के लिए कहा जा रहा है, तो अब वो वीआईपी का नाम जब उछल करके सामने आ रहा है तो इससे जनता में भारी आक्रोश है। और कांग्रेस चाहती है कि उन एफआईआर नए सिरे से दर्ज हो। देहरादून की सड़कों पर वाहनों का बोझ अब रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। साल 2025 में कुल 91,782 नए वाहन पंजीकृत हुए हैं, जो कि पिछले एक दशक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसमें 60,000 से ज्यादा दुपहिया वाहन और 23,000 से ज्यादा निजी कारें शामिल हैं। सार्वजनिक परिवहन की तुलना में निजी गाड़ियों की इस बेतहाशा बढ़ोतरी ने शहर की यातायात व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। हालांकि जीएसटी दरों में कमी से गाड़ियों की कीमतें तो घटी, लेकिन सड़कों पर बढ़ते जाम ने दून वासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था फेल नजर आ रही है। अगर हम 2025 के वर्ष की अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हमारे पास लगभग 91,780 गाड़ियां जो है हमारी रजिस्टर्ड हुई हैं। इसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर सब मिला के हैं। और 2024 की बात करेंगे तो वहाँ 87,000 गाड़ियाँ थी, तो लगभग 4 से 4,500 गाड़ियाँ जो हैं हमारी एक फाइनेंशियल ईयर में जो है गाड़ियों में बढ़ोतरी हुई है। और उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे जीएसटी की जो छूट मिली, लोगों ने पुरानी गाड़ियाँ ना लेकर नई गाड़ियों में वो शिफ्ट हुए हैं। और
बहुत सारे जो अभी हमारी इकोनॉमी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ग्रोथ हुई है, तो लोगों के पास परचेजिंग पावर हुई है, तो इसलिए गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार आपको बता दें कि खबर अल्मोड़ा से सामने आ रही है, जहां पर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं। अंकिता भंडारी केस में वीआईपी का नाम फिर से सुर्खियों में आने से आहत अल्मोड़ा जिले की सल्ट विकास खंड की 2 सगी बहनों ने खून से पत्र लिखकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा है। दरअसल उन्होंने एक सवाल पूछते हुए लिखा कि वीआईपी लोगों को अपराध करने की छूट है क्या। आपको बता दें कि सल्ट निवासी कुसुम लता बौड़ाई और उनकी छोटी बहन संजना, जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं, उन्होंने अपने खून से लेटर लिखकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा। पत्र में बहनों ने सीधा सवाल पूछा है, जब देश की एक बेटी को न्याय नहीं मिलता तो बाकी बेटियां खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करें। बड़ी बहन कुसुम लता बौड़ाई, जो कि किसान मंच की प्रदेश प्रवक्ता हैं और पहाड़ों के फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इस कदम को निवेदन नहीं बल्कि संवेदनहीन सत्ता के चेहरे पर एक तमाचा करार दिया है। खून से लिखे पत्र के जरिए बहनों ने आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी केस में सबूतों को नष्ट करने की कोशिशें हुई हैं। प्रभावशाली लोगों को संरक्षण देने की आशंकाएं न्याय की राह में रोड़ा बन रही हैं। उन्होंने कहा, जांच चल रही है, जैसे जुमलों से अब जनता को और ज्यादा बहलाया नहीं जा सकता। ये पत्र उस हताशा और आक्रोश का प्रतीक है जो उत्तराखंड के लोगों में अंकिता केस के बाद से लगातार गहराता जा रहा है। दोनों बहनों ने ये पत्र एसडीएम काशीपुर के जरिए राष्ट्रपति को भेजा है। पूरे प्रदेश में अंकिता भंडारी मामला जो है वापस चर्चाओं में है। क्योंकि नए साक्ष्य जो हैं सामने आए, लेकिन उसके बाद भी हमारी सरकार का चुप रहना, हमारी पुलिस का मौन रहना हमें बहुत परेशान कर रही है। अपने जो वीआईपी है उसको बचाने की आशंकाओं और संदेह से घिरी ये सरकार से अब हमारा भरोसा